कल्पना करें कि आप आराम से बैठ सकते हैं और अपने यूनिस्वैप V3 पोजीशनों पर निष्क्रिय आय प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उनका प्रबंधन आपके लिए एक तीसरे पक्ष द्वारा किया जा रहा है। यदि यह आपके लिए दिलचस्प लगता है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके दो अलग अलग प्रोटोकॉल पर नजर डालने जा रहे हैं। इसे सक्रिय तरलता प्रबंधन कहा जाता है। पहला प्रोटोकॉल डाइसन है और यह स्पीयर फाइनेंस टीम द्वारा है, और दूसरा प्रोटोकॉल गामा है। अब यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ये दोनों प्रोटोकॉल डाइसन और गामा यूनिस्वैप V3 के लिए एग्रीगेटर हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। खैर, मूल रूप से यूनिस्वैप V3 के लिए एग्रीगेटर क्या है? यह एक उपज ऑप्टिमाइजर है। वे यूनिस्वैप V3 से उपज लेते हैं, उन्हें आपके लिए अनुकूलित करते हैं और आपके लिए सभी कठिन काम करते हैं। तो आपको केवल गामा पर जाना है या डाइसन पर जाना है और वॉल्ट में जमा करना है, और वे आपके लिए बाकी का काम करते हैं और एक प्रदर्शन शुल्क लेते हैं। अब यूनिस्वैप V3 वास्तव में क्या है, इसका पुनरावलोकन करने के लिए यूनिस्वैप V3 यूनिस्वैप प्रोटोकॉल का एक संस्करण है जो सबसे बड़े विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों में से एक है। यदि आप डिफाई लामा पर जाते हैं तो वर्तमान में यूनिस्वैप छठा सबसे बड़ा DAP है और $4.1 बिलियन से अधिक की तरलता के साथ दूसरा सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत एक्सचेंज है। आप लोग यूनिस्वैप V3 तरलता पूलों के काम करने के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना न भूलें। चलिए एक अलग एग्रीगेटर के लाभ पर नजर डालते हैं। तो यहाँ मैं यूनिस्वैप V3 के माध्यम से विशिष्ट रेंज के आधार पर अपने शुल्क का अनुमान लगा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि मैं इस रेंज का उपयोग करता हूँ तो मैं $1000 के जमा पर प्रतिदिन लगभग $2.05 कमाने जा रहा हूँ। अब यदि मैं अपनी रेंज को केंद्रित करता हूं तो मैं उसी $1000 के जमा पर प्रतिदिन $5.52 कमा सकता हूं, और इसका कारण यह है कि हम अपनी तरलता को इस रेंज के भीतर केंद्रित कर रहे हैं। इसका नकारात्मक पहलू यह है कि यदि मूल्य इस रेंज के ऊपर या नीचे जाता है तो आप बिल्कुल भी कोई शुल्क नहीं कमाते। जैसा कि आप देख सकते हैं, समय है जब एथीरियम इस रेंज के नीचे व्यापार में है, जिसका मतलब है कि हम शुल्क नहीं कमा रहे हैं, और इसलिए हमें अपनी तरलता का सक्रिय रूप से प्रबंधन करें, जिसका मतलब है कि एक बार जब मूल्य इस रेंज से बाहर है, हमें एक बिल्कुल नई स्थिति खोलने की आवश्यकता है, जिसमें एक बिल्कुल नई रेंज हो जो आपके रेंज के कितने तंग होने पर बहुत जटिल हो सकती है। और हमारे लक्ष्य यूनिस्वैप V3 से अपनी तरलता पूलों से निष्क्रिय आय अर्जित करना है। यह बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं होता है, क्योंकि आपको लगातार अपने पूलों को फिर से संतुलित करना होता है, और यही वह जगह है जहां डाइसन और गामा जैसे एग्रीगेटर काम में आते हैं, क्योंकि वे आपके लिए सक्रिय रूप से प्रबंधन और संतुलन करते हैं। वे आपके लिए सभी कठिन काम करते हैं, इसलिए आपको बस अपने पूलों में जमा करना है और आप तैयार हैं। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने इन दो DeFi प्रोजेक्ट्स डाइसन और गामा को कैसे पाया। तो मैंने वास्तव में एक DeFi रणनीति रिपोर्ट बनाई है जो आपको दिखाती है कि मैं निष्क्रिय आय के लिए वास्तव में निवेश करने के लिए विकेंद्रीकृत वित्त परियोजनाओं को कैसे खोजता हूं। ये 100% मुफ्त है। आपको बस अपना नाम और ईमेल पता दर्ज करना है ताकि मैं आपको रणनीति भेज सकूं। वह लिंक नीचे विवरण में होगा, इसलिए इसे देखना न भूलें। पहला प्रोजेक्ट डाइसन स्पीयर फाइनेंस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जो खुद को क्रिप्टो का S&P 500 मानता है, क्योंकि वे विभिन्न उपयोग के मामलों के लिए विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं। अब उनके कुछ उत्पादों में पिनरोस शामिल है, जो आपको डिस्टोपिया एक्सचेंज पर बढ़ी हुई उपज अर्जित करने की अनुमति देता है, और अनजान, जो पिनरोस के समान है लेकिन बिनेंस स्मार्ट चेन पर है, और निश्चित रूप से डाइसन मनी। अब डाइसन में कूदते हुए इसका उपयोग करने के लिए एक काफी सरल UI है, लेकिन मूल रूप से आप विभिन्न पूलों को खोजने जाएंगे और आप इन विभिन्न पूलों में सीधे जमा करने में सक्षम होंगे। चलिए इस पूल पर एक नजर डालते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि आप देखेंगे, मैं प्रत्येक संपत्ति की एक निश्चित मात्रा जमा करने जा रहा हूं। जैसे ही मैं USDC की मात्रा बढ़ाता हूं, लिप्टे एथीरियम की मात्रा बढ़ जाती है, और फिर मुझे बस जमा करने और स्टेक करने पर क्लिक करना है और यह स्वचालित रूप से इसे डाइसन मनी में जमा कर देगा। अब जमा करने का एक और तरीका यह है कि मैं वास्तव में इसमें जैप कर सकता हूं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैं बस उस संपत्ति की मात्रा का चयन करता हूं जिसे मैं जमा करना चाहता हूं, और यह लगभग इस USDC को लिपटे एथीरियम की उचित मात्रा में परिवर्तित कर देगा, और निश्चित रूप से USDC की उचित मात्रा में, और मुझे USDC से एथीरियम यूनिस्वैप V3 स्थिति में जमा कर देगा। इससे यह आसान हो जाता है ताकि मुझे अपने कुछ USDC को लिपटे एथीरियम में या इसके विपरीत परिवर्तित करने की आवश्यकता न हो। अब निश्चित रूप से डाइसन का नकारात्मक पहलू यह है कि वे 20% प्रदर्शन शुल्क लेते हैं। इसका मतलब है कि वे उत्पन्न उपज का 20% ले रहे हैं। अगर वे कोई उपज उत्पन्न नहीं करते हैं तो वे अपना 20% नहीं लेते हैं, केवल उत्पन्न उपज का 20%, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी यह आपके लाभ में से कुछ खा जाता है। यदि आप उपज से 100% कमाते हैं और वे 20% लेते हैं, तो अब आपके पास केवल 80% बचता है। अब डाइसन पॉलीगॉन नेटवर्क, आर्बिट्रम नेटवर्क और ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर है, इसीलिए वे एकमात्र नेटवर्क की कमी कर रहे हैं, वह यूनिस्वैप एथीरियम नेटवर्क है। और मैं मान रहा हूं कि वे एथीरियम नेटवर्क को छोड़ने का कारण यह है कि उनके पास वर्तमान में केवल $12 मिलियन दारंस का TVL है, और एथीरियम नेटवर्क पर गैस शुल्क बहुत बहुत महंगे हैं। इस हद तक कि ये पद और रणनीतियां
यह एथीरियम नेटवर्क पर लाभदायक नहीं होंगे। यदि आप वीडियो में देखा है तो कृपया एक लाइक डालें और सब्सक्राइब करें, सूचनाएं चालू हों ताकि आप कभी भी पैसिव आय के अवसर को न चूकें। अब बेशक यह वीडियो किस तरह का होगा यदि मैं आपको इन विभिन्न रणनीतियों से अपने वास्तविक परिणाम नहीं दिखाऊं, तो मैंने डायसन में लगभग 12 दिन पहले 9 फरवरी 2023 को जमा किया। अब मैंने प्रारंभ में WMATIC से USDC पूल में $1876 जमा किए और अब आप देख सकते हैं मैंने गैस शुल्क के बाद लगभग $22 खो दिए हैं। मेरे संपत्तियों का वर्तमान मूल्य $842.9 है। 850 अब जबकि $22 का नुकसान बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैंने 9 फरवरी को जमा किया जब मैटिक लगभग 1/3 प्रति टोकन था और जैसा कि आप देख सकते हैं वर्तमान में मैटिक का व्यापार 1/8 प्रति टोकन पर हो रहा है। उस 12 दिन की अवधि में मैटिक की कीमत कुछ सेंट बढ़ गई, लेकिन बात यह है कि मैं अभी भी $22 की हानि में रहा। यह कैसे संभव है? खैर, यह अस्थायी हानि के कारण है। जब भी वे इन पदों को बंद कर रहे होते हैं, वे उस अस्थायी हानि को अंतिम रूप दे रहे हैं, इसे स्थायी हानि बना रहे हैं और फिर नए पदों को खोल रहे हैं। और यही वास्तव में तंग तरलता रेंज रखने और पूलों को लगातार संतुलित करने का एक नकारात्मक पहलू है। बात यह है कि वह अस्थायी हानि वास्तव में आपके द्वारा उत्पन्न शुल्क को समाप्त कर सकती है। और एक और बात जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि इस पूल से मैंने जो शुल्क कमाए हैं वे स्वचालित रूप से पूल में पुनः संयोजित हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि यदि आप शुल्क जोड़ते हैं तो मेरा $837 का जमा मूल्य बहुत अधिक होता। यह $910 के करीब होता। तो यह कहते हुए यदि आप डायसन मनी का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं उच्च APR जोड़ों को लक्षित करूंगा। इस तरह अस्थायी हानि आपकी फीस को नहीं खा जाती। अब अंत में चलिए गामा पर नजर डालते हैं क्योंकि यह डायसन के समान ही एक अवधारणा है। UI थोड़ा अलग है। अब गामा के बारे में एक बात जो मैं उल्लेख करूंगा वह यह है कि वे न केवल यूनिस्वैप V3 का समर्थन करते हैं बल्कि वे क्विक स्वैप का भी समर्थन करते हैं। एक और डेक्स है। साथ ही गामा के पास दो अलग अलग पेशकशें हैं। पहली है स्वचालित संकेंद्रित तरलता रणनीतियां व्यक्तियों के लिए और अगली बात यह है कि उनके पास वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे वे उद्यम रणनीतियां कहते हैं। इसलिए वे वास्तव में व्यवसायों को एक सेवा बेच रहे हैं जो वास्तव में काफी अच्छा है और मैंने सोचा कि मैं इसका उल्लेख करूंगा। और निश्चित रूप से उद्यम रणनीतियां उन निवेशकों के लिए होंगी जिनके पास बहुत धन है। अब डायसन के विपरीत गामा वास्तव में हर नेटवर्क का समर्थन करता है जिस पर यूनिस्वैप है, जिसमें साइलो नेटवर्क भी शामिल है जिसका कोई उपयोग नहीं। तो इसका मतलब है कि गामा पॉलीगॉन, एथीरियम, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म का समर्थन करता है जो यूनिस्वैप के 4 मुख्य नेटवर्क हैं। अब गामा का अपना खुद का मूल टोकन है जिसे गामा कहा जाता है, जिसे आप स्टेक कर सकते हैं और प्रोटोकॉल द्वारा उत्पन्न राजस्व का 1% कमा सकते हैं। और अभी गामा के लिए स्टेकिंग APY लगभग 6% है, तो जाहिर है उपज बहुत आकर्षक नहीं है। हालांकि उनके पास विभिन्न तरलता पूलों पर एक नजर डालें। चलिए पहले ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर शुरू करते हैं क्योंकि यही वह नेटवर्क है जिस पर मैंने जमा किया है। मैंने इस OP से USDC पूल का परीक्षण करने का निर्णय लिया और चूंकि यह ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर है वे वास्तव में OP प्रोत्साहनों का एक बढ़ा हुआ उपज भी दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ऑप्टिमिज्म नेटवर्क अपने स्वयं के टोकन OP को विशेष पूलों में वास्तव में जमा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रदान कर रहा है। यह किसी तरह से एक एयर ड्रॉप के समान है और अभी जिस पूल में मैं हूं वह वर्तमान में कोई OP प्रोत्साहन नहीं कमा रहा है। हालांकि पहले इसने प्रोत्साहनों में लगभग $5 कमाए थे। मैंने इस पूल में लगभग 18 दिन पहले 3 फरवरी को जमा किया था और मैं वर्तमान में लगभग $62,000 की हानि में हूं। और यह तब है जब मुझे OP टोकन के लिए स्टेकिंग पुरस्कार के रूप में लगभग $4 का भुगतान किया गया था। आप देख सकते हैं मेरी प्रारंभिक जमा राशि $515 है और वर्तमान में मेरे पास $400 है। $20 और इस रणनीति में। हालांकि गामा के बारे में एक चीज जो मुझे पसंद है वह यह है कि यह वास्तव में इन विभिन्न पूलों के लाइव विश्लेषण में उदाहरण दिखाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह आपको दिखाएगा कि कब पुनर्संतुलन सक्रिय होते हैं और कब यह वास्तव में इन पूलों की रेंज को समायोजित करेगा। तो अगर आप इस चार्ट पर नजर डालें तो यह रेखा इस जोड़ी की कीमत होगी और फिर निश्चित रूप से यह हल्का ग्रे क्षेत्र इस जोड़ी की रेंज होगी और फिर गहरा ग्रे क्षेत्र रेंज के बाहर होगा। तो जैसा कि आप इस विशेष पूल में देख सकते हैं कीमत लगातार इस रेंज में है, लेकिन समझौता निश्चित रूप से स्थायी हानि में है। एक चीज जो मैं कहूंगा वह यह है कि 3 फरवरी को OP टोकन 3.18 प्रति OP टोकन पर व्यापार कर रहा था और अब यह वर्तमान में 2/1 प्रति OP टोकन पर व्यापार कर रहा है जो OP टोकन कीमत में लगभग 20% की गिरावट है। हालांकि अगर आप वास्तव में मेरी जमा राशि की तुलना मेरी वर्तमान मूल्य से देखें तो यह केवल कीमत में 12% की गिरावट है।
तो मैंने केवल 12% का नुकसान उठाया है, जबकि यदि मैं केवल ओपी टोकन को रखता तो मैं लगभग 20% का नुकसान उठाता। तो अब तक मैं कहूंगा कि गामा वास्तव में डाइसन से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि जब मैंने मैटिक से यूएसडीसी पूल में जमा किया तो मैटिक वास्तव में वर्तमान मूल्य से कम कीमत पर था और फिर भी मैं पैसे खो बैठा। हालांकि गामा के साथ जब मैंने इस पूल में जमा किया तो ओपी की कीमत बहुत अधिक थी और वास्तव में 20% गिरकर वर्तमान मूल्य पर आ गई। हालांकि मेरी स्थिति केवल 12% गिरी। अब यह कहते हुए ये दोनों प्लेटफॉर्म बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आलोचना करने के लिए यहां नहीं हूं और मुझे व्यक्तिगत रूप से दोनों पसंद हैं। यह सब सही समय पर प्रवेश और निकासी के बारे में है। यदि आप बाजार के सबसे निचले स्तर पर प्रवेश करते हैं और बाजार के सबसे ऊंचे स्तर पर निकलते हैं तो आप सबसे अधिक संभावना है कि पैसे कमाने में सफल होंगे। और यह कहते हुए ये दोनों रणनीतियां अधिक दीर्घकालिक रणनीतियां हैं। ये ऐसी रणनीतियां नहीं हैं जिनमें आप केवल 2 हफ्तों के समय में प्रवेश करें और बाहर निकलें। आपको इनमें 1 से 2 महीने के लिए जमा रहना होगा। और मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि डाइसन और गामा रणनीतियां 1 से 2 महीने के समय में कैसे प्रदर्शन करेंगी। अगर आप 1 से 2 महीने के भीतर एक अपडेट वीडियो चाहते हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें सूचनाओं के साथ। मैं आशा करता हूं कि आप अगले वीडियो में मिलें और शांति।